नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश से जुड़े उन सवालों से जिनसे बाखबर रहना बेहद ज़रूरी है, उससे बेखबरी बिल्कुल अच्छी नहीं। बांग्लादेश में हुए हाल के घटनाक्रम, उसकी पृष्ठभूमि, वर्तमान परिस्थितियाँ, संभावनाएं और भविष्य की संभावित दिशा क्या हो, इसका विश्लेषण किया है डॉक्टर राम कबिंद्र ने। डॉक्टर राम कबिंद्र समकालीन चिंतन के संपादक हैं। जाहिर तौर पर उनकी निगाहें तमाम वैसे विषयों पर होती है जिससे आम खास का सरोकार होता है और उससे बाखबर रहना तो जाहिर है ज़रूरी ही है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 8 अगस्त को 16 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हो गया। इसके साथ ही हमारे देश के यानी भारत के जनमानस में व्याप्त धारणा टूट गई कि हसीना सरकार के पतन के बाद उस देश की सत्ता और राजनीति पर कट्टरपंथी जमायत इस्लामी और उसके सहयोगी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कब्जा हो जाएगा और यह बांग्लादेश के साथ ही भारत की जनता के लिए भी बहुत खराब होगा। इसके विपरीत इसके पहले की टिप्पणी बांग्लादेश के बगावत के मायने में डॉक्टर राम कबिंद्र ने उम्मीद जताई थी कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व यूनुस के इर्द गिर्द छोटे छोटे बिखरे सेकुलर दलों और व्यक्तियों को, सेकुलर संगठनों और व्यक्तियों को जुटाकर चुनाव से पहले नए सेकुलर दल के गठन का प्रयास कर सकता है। यह सरकार उस दिशा में प्रयास का संकेत है। जाहिर है इस सरकार में उपर्युक्त दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल नहीं किए गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और देश की जानी मानी हस्तियां शामिल हैं जिन्हें आसन चुनौतियों का सामना करना है। तो जो अंतरिम सरकार है उसके पास, उसके समक्ष चुनौतियां क्या है? तो डॉक्टर राम कबिंद्र कहते हैं कि अंतरिम सरकार के सामने 4 चुनौतियां मुख्य रूप से मुंह बाए खड़ी है। देश में व्याप्त हिंसा और अराजकता पर काबू पाकर वहां सामाजिक शांति और कानून व्यवस्था कायम करना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी करना, यथाशीघ्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, यही जो है मुख्य रूप से अंतरिम सरकार की चुनौतियां हैं। इनमें पहली 2 चुनौतियां तात्कालिक महत्व की हैं और सबसे कठिन भी हैं। हसीना सरकार के पतन और अंतरिम सरकार के गठन के बीच 3 दिनों की अवधि में कैसी अराजकता रही, इसे समझने के लिए कुछ तथ्यों पर नज़र डालनी चाहिए जिनसे स्थिति की तस्वीर उभरती है, सही तस्वीर उभरती है। पूरे आंदोलन में 560 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें 232 इन 3 दिनों में मारे गए हैं। इन 3 दिनों की अराजकता का शिकार अवामी लीग के नेता व कार्यकर्ता हुए हैं, जिनमें यह साफ नहीं है कि कितने मुस्लिम हैं और कितने हिंदू और अल्पसंख्यक। इस दौर में कई पुलिसकर्मी भी हमलों के शिकार हुए। बेशक बांग्लादेशी अल्पसंख्यक खासकर हिंदू इस्लामी कट्टरपंथियों के हमलों में मारे गए थे। इसके उलट दूसरा सच यह है कि छात्र तथा धर्मनिरपेक्ष लोग अल्पसंख्यकों की रक्षा में खड़े हुए थे। जब पुलिस डर के मारे थाना वन कार्यालय छोड़कर भाग खड़ी हुई थी तो सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ उन्होंने सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल का काम भी किया। यह अभी तक जारी है। तो सवाल है कि अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले लोग आखिर कौन थे? सबसे पहले कट्टर इस्लामी सांप्रदायिक लोग थे जो आंदोलन में भी शामिल थे। दूसरे आंदोलन को बदनाम करने वाले निहित स्वार्थ के लोग थे और तीसरे समाज के तलचट लुच्चे लफंगे तत्व थे। अब अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि इन तत्वों को पहचान कर उन्हें दंडित करे और वहाँ के उत्पीड़ित समूह में विश्वास पैदा करे। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में कदम रखते ही आश्वासन दिया था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने यह भी धमकी दी थी कि अगर जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो वे
सरकार और देश छोड़ देंगे। आंदोलन की गति के नियम की समझ रखने वाले लोग यह समझते हैं कि ये काम जादू की छड़ी घुमाकर नहीं किए जा सकते, इसमें समय लगना लाजमी है। अधिकांश देशों की सरकारों ने बांग्लादेश में बदलाव के सच को स्वीकार कर मोहम्मद यूनुस को बधाई संदेश भेजा और अच्छे संबंधों की कामना की है, जिसमें भारत सरकार भी शामिल है। भारत सरकार ने अंतरिम सरकार को अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सुरक्षा की अपनी चिंता से अवगत कराया है। साथ ही सरकार ने जो कमेटी बनाई है जो इस मुतल्लिक बांग्लादेश सरकार से बात करेगी, प्रथम दृष्टया ये सकारात्मक कदम है। दूसरी ओर यहाँ के बहुत सारे संगठन हैं जो इस बदलाव के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और भारत बांग्लादेश संबंध में खलल की मानसिकता पैदा कर रहे हैं। इस अभियान में कौन लोग हैं? तो अभियान में 3 तरह के लोग शामिल हैं। पहले यहाँ के हिंदू कट्टरपंथी तत्व हैं जो बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथियों के पूरक हैं। वे वही लोग हैं जो भारत के मोदी राज में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक समूह पर हमले का उत्सव मनाते रहे हैं और बांग्लादेश के मामले में छाती पीट पीट कर दुष्प्रचार कर रहे हैं। दूसरे अंधराष्ट्रवादी किस्म के लोग हैं जिन्हें लगता है कि हसीना सरकार के साथ भारत के जितने मधुर संबंध थे उतने नई सरकार के साथ नहीं बन सकते हैं। और तीसरी श्रेणी में वैसे लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं और दुष्प्रचार का शिकार हो रहे हैं। कट्टर दुष्प्रचारकों पर अंकुश लगाने की जितनी जिम्मेदारी बांग्लादेश की यूनुस सरकार की है उतनी ही भारत की मोदी सरकार की भी। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं और उनका मानना है कि ये सब आंतरिक चुनौतियां हैं, लेकिन इनसे बड़ी चुनौती बाहर के विस्तारवादी और साम्राज्यवादी देशों से है। इस बिंदु पर बांग्लादेश की सरकार को भारत के अलावा चीन, रूस और अमेरिकी यूरोप की वैश्विक धुरी का दबाव झेलना पड़ेगा। आज के नए किस्म की उपनिवेशवादी दुनिया में सभी उत्पीड़ित देशों की मजबूरी है कि वह किसी न किसी आका की चक्की में पिसता रहे। हसीना की सरकार चीन को इसलिए खटकती थी कि वह इन दिनों भारत को तरजीह देने लगी थी। दूसरी ओर वह अमेरिका के निशाने पर इसलिए थी कि वहाँ चीन का निवेश और प्रभाव बढ़ रहा था। इस एजेंडा पर माथापच्ची करना अंतरिम सरकार का मुख्य काम नहीं है। इसका निर्धारण मुख्यतः चुनाव के बाद की अस्थायी सरकार करेगी। फिर भी मोटे तौर पर मोहम्मद यूनुस के अतीत के अनुभव से इतना तो समझा जा सकता है कि अंतरिम सरकार का ज़्यादा झुकाव अमेरिका और यूरोप की ओर हो सकता है। राष्ट्रीय उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति की मुकम्मल लड़ाई न तो यह सरकार लड़ सकती है और न भावी अस्थायी सरकार। फिर भी हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि यह सरकार हसीना सरकार की तुलना में ज़्यादा जनतांत्रिक होगी और वहाँ के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों और जनवादी ताकतों को अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार का अवसर देगी। यही मजदूरों, किसानों और वहाँ के उत्पीड़ित समूहों के लिए इस बदलाव की सबसे बड़ी देन होगी। तो इस विश्लेषण में जिन बिंदुओं पर नज़र दौड़ाई गई है, जिस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश हुई है, उससे बाखबर रहिए। बेखबरी तो अच्छी नहीं होती है। तो इसे सुनने गुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।